हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज आपका लास्ट डे एग्जामिनेशन का है और आज के बाद आपका एग्जाम होगा, है ना। तो उससे पहले आपके सामने हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूले को लेके एक रिवीजन फॉर्मूले को लेके आपके सामने आए हैं। और इस पूरे सीरीज में हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना फॉर्मूला है सारे चैप्टर्स का, है ना, उस सारे फॉर्मूले को एक क्विक रिवीजन करेंगे, है ना, इसके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहला चैप्टर जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, है ना। नेशनल इनकम में जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम में ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट है पहला। तो देखिए, तो पहला फॉर्मूला लिखा है यहाँ, ग्रॉस जब आपको निकालना हो तो ग्रॉस का मतलब होता है कि इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। तो देखिए, तो ग्रॉस हम जब निकालेंगे तो ग्रॉस में से नेट वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस वैल्यू के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, अगर आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को हम हटा देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा वो नेट वैल्यू आ गया। और दोनों अगर दिया आपके पास, ग्रॉस और नेट दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को घटा देंगे तो वो डेप्रिसिएशन के बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन है वो। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का है, जो कि जहां पे एनएफआई का एक कॉन्सेप्ट है, कहता है अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो आप नेशनल इनकम में से एनएफआई घटा दीजिए तो वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। और आपके पास आपको अगर डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और एनएफआई दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो नेशनल इनकम इक्वल टू हो गया डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई, और आपका डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू हो गया नेशनल इनकम माइनस एनएफआई। इसका मतलब यह हो गया कि नेशनल इनकम में एनएफआई इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में हम लोग एनएफआई को हटा देते हैं, है ना। और आपका एनएफआई का मतलब क्या हो गया? एनएफआई का मतलब हो गया फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हो गया दो फॉर्मूला, दो में आपका टोटल 3 3 6 एक साथ फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग जब आपका बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है, दूसरा फॉर्मूला, है ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आप कैसे बनाते हैं जानते हैं आप। तो आपको पता है हमेशा कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस वो हमेशा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट से। तो अगर आपके पास मार्केट प्राइस निकालना हो तो आपके पास जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें एनआईटी जोड़ देते हैं, हम लोग एनआईटी प्लस कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस के बराबर होता है। और अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, फैक्टर कॉस्ट, और आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर अगर हम एनआईटी को घटा दें तो वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब तो कहता है कि इस एनआईटी का यहाँ मतलब क्या हो गया। तो अगर आपको एनआईटी निकालना हो तो पहला एनआईटी का फॉर्मूला हो गया, आपको फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और एनआईटी के बीच, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस को कह दिया एनआईटी। और अगर आपको एनआईटी गिवन है और आपको एनआईटी निकालना है और आईटी और सब्सिडी आपके पास दिया हुआ है तो आईटी में से अगर आप सब्सिडीज को घटा दें तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास एनआईटी निकल के आ गया, है ना। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला जिससे पूरा नेशनल इनकम जो है आपका बेसिक जो है नेशनल इनकम वो इस पे ही चलता है। तो ये हो गया बेसिक 6 फॉर्मूला। आगे आपका दूसरा चैप्टर जो है जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये मेथड में आपका मेथड में जो है वो 3 मेथड के बारे में आप पढ़े हैं। पहला को बोलते हैं क्या? पहला को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, है ना। दूसरा को बोलते हैं क्या? इनकम मेथड। और तीसरे को बोलते हैं क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग, तीनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एक रिवीजन कर लेंगे तीनों के फॉर्मूले को। तो सबसे पहले आपका वैल्यू एडेड मेथड हम बताते हैं। तो कहता है वैल्यू एडेड मेथड अगर निकालना हो आपको तो उसका मतलब ये होता है वैल्यू एडिशन निकालिए। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए। तो कहता है यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट का कुछ मतलब होता है क्या? बिल्कुल। और ये वैल्यू एडेड जो निकालते हैं इसका एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कहता है वैल्यू एडेड का मतलब यहां क्या है? तो कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू होता है क्या? सेल्स, अगर हमारा इंटायर आउटपुट सोल हो चुका, इंटायर
आउटपुट जो है अगर हम सेल कर दिए तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा वो सेल वैल्यू के बराबर होगा। और कहता है अगर हम इंटायर आउटपुट नहीं बेचे हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। और जहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसका ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा फॉर्मूला जो कि हम लोग कहते हैं क्या, इनकम मेथड। क्या कहता है, इनकम मेथड का फॉर्मूला कहता है, इनकम मेथड से फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, या उसी को बोलते हैं एनडीपीएफसी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में तीन चीज को आप जोड़ेंगे, क्या क्या। कहता है डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, पहला COE का मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा OS का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा जो है वो हो गया मिक्स्ड इनकम, है ना। MI कर दिए तो मिक्स्ड इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम या ये डोमेस्टिक इनकम के बराबर है। ठीक है, अब कहता है COE का भी, इसको हम चार तरीके से हम सब डिवाइड करते हैं। पहला को कहते हैं क्या, COE का मतलब कहता है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन कैश। दूसरा आ गया क्या, पेमेंट इन काइंड। तीसरा हो गया क्या, कहता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय, याद रखिएगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, सॉरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड, एम्प्लॉय का नहीं। और चौथा जो आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं पेंशन फंड, है ना, इसी को बोलते हैं COE। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है OS, इसका भी तीन, एक को बोलते हैं यहां रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा को बोलते हैं इंटरेस्ट, और तीसरा को बोलते हैं क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अब कहता है प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ रहे तो प्रॉफिट का तीन चीज क्या क्या, कहता है डिविडेंड, रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये प्रॉफिट का सब कंपोनेंट है। ठीक है, और मिक्स इनकम आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को बोलते हैं, हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा आपको तो एनडीपीएफसी आप एनएनपीएफसी बना दीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है, इसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तीसरा जो आपका बच गया क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। कहता है एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालेंगे, तो कहता है हमारे देश में चारों सेक्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चारों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं GDPMP, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कहता है ये जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरे को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, है ना। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपका डायरेक्टली अगर नहीं दिया हुआ रहे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा। इसका कभी कभी दो तीन पार्ट भी है, एक को बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक को बोलते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और एक को बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों को ये अगर नहीं दिया हुआ रहे तो हमारे पास कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का कहता है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीनों को जोड़ देंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के यहां दिखा देंगे। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसको हम हम एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों मेथड हो गया। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, वो आपका फॉर्मूला बैंकिंग चैप्टर में है। बैंकिंग कहता है क्या है बैंकिंग चैप्टर में, कहता है वहां पे निकालना आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, या इसी को कभी कभी 1/LRR भी कहते हैं।
कहता है वो दिया रहेगा, अगर आपको दिया हुआ 1/10% CRR तो 1/10 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, है ना, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, है ना। अगर आपको पूछे, ये हो गया मल्टीप्लायर, आपको पूछेगा कि कितना गुना पैसा मल्टीप्लाई किया गया, कितना गुना हुआ पैसा, तो आप यही फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आप लगाइएगा कि टोटल मनी क्रिएशन या उसी को बोलते हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR या LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। ये कर दीजिएगा तो ये हमारा मनी क्रिएशन हो गया, और ये के जो है इसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, या इसी को मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये आ गया बैंक चैप्टर का, ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इस चैप्टर के बाद आपका फॉर्मूला एडीएस में आता है। इस चैप्टर के बाद सीधा कौन सा फॉर्मूला, एडीएस के इक्विलिब्रियम पे आता है। उसका बेसिक फॉर्मूला जो है कहता है वहां पे दो चीज है, पहला आपका कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताता है। याद रखिए कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, C = C बार और प्लस BY। C बार का मतलब क्या हो जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या हो जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन हो या मिनिमम कंजम्पशन, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, और वाई का मतलब इनकम, वाई का मतलब इनकम। ये होगा कंजम्पशन का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप सेविंग का पढ़े थे क्या, एस इक्वल टू क्या, -C बार प्लस 1 - B इंटू वाई। याद रखिएगा यहां पे आपका बी का मतलब एमपीसी था, और यहां एस का मतलब सेविंग है, तो -C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो निगेटिव हो। दूसरा हो गया 1 - B का मतलब ये हो गया एमपीएस, क्योंकि B का मतलब एमपीसी पढ़े थे, और 1 - B का मतलब क्या हो गया, ये एमपीएस, और Y का मतलब इनकम, इनकम। ये हो गया कंजम्पशन का फॉर्मूला, ये हो गया सेविंग का। आपको इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता था डायरेक्ट उठा के, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करके एग्जामिनेशन में कल जाना है। ठीक है, चलिए अब कहता है ये तो फॉर्मूला हो गया। अब कहता है बेसिक फॉर्मूला जो है, कहता है एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। का मतलब इनकम के एडिशनल बढ़ने की वजह से आपका कंजम्पशन कितना से बढ़ा, उसको कहते हैं एमपीसी। दूसरा फॉर्मूला जो होता है एमपीएस का, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। ठीक है, का मतलब एडिशनल सेविंग कितना बढ़ा, इनकम के बढ़ने की वजह से उसका रेशियो बता रहा है वो। तो फिर बोला कि एपीसी का मतलब क्या, एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब होता है कंजम्पशन बाय इनकम। तो फिर बोला कि एपीएस का मतलब होता है सेविंग बाय इनकम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग बाय इनकम। ठीक है, अब कहता है कि एक फॉर्मूला का कोई पूछता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी में से फॉर्मूला निकल गया कि 1 - एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। उसी प्रकार से हो गया 1 - एमपीएस इक्वल टू एमपीसी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे हो गया एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। उसी प्रकार से 1 - एपीसी इक्वल टू एपीएस, और 1 - एपीएस इक्वल टू एपीसी। ये फॉर्मूला जो है बेसिक हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपका क्या हो गया। अब वो आगे इसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। तो कहता है उसमें क्या फॉर्मूला, उसमें दो अप्रोच आप पढ़े हैं क्या, एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, है ना, और दूसरा इक्विलिब्रियम पढ़े हैं एस इक्वल टू आई अप्रोच। तो कहता है एडी इक्वल टू एएस अप्रोच में हम लोग एएस को लिखते हैं वाई, क्योंकि ये इनकम के बराबर होता है, और एडी को लिखते हैं सी प्लस आई। ठीक है, और C प्लस आई के जगह आप जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली अगर ये आपको दिया एडीएस, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंजम्पशन दिया हुआ है, और सेविंग दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, तो कहता है कि आपका C के जगह हम लिख सकते हैं ना, C बार और प्लस बी वाई और प्लस आई पहले से है इसमें इक्वल टू वाई। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एडीएस अप्रोच के थ्रू इस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका है एस इक्वल टू आई का। तो एस इक्वल टू आई का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप, तो कहता है एस इक्वल टू आई का अप्रोच के फॉर्मूला, एस इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, -C बार प्लस 1 - B इंटू वाई। आई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ये आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच का हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम अप्रोच का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी चैप्टर में आपका नेक्स्ट आता है मल्टीप्लायर का, है ना। तो मल्टीप्लायर क्या हो गया, तो कहता है मल्टीप्लायर जो है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से आपका इनकम कितना इंक्रीज किया इकोनॉमी में। तो इसको हम लोग लिखते हैं, मल्टीप्लायर का दो फॉर्मूला पढ़े हैं, वो के इक्वल टू 1/1 - एमपीसी, या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि 1/1 - C को 1/S। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं के इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। का मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम कितना से बढ़ा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, है ना। के इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। चलिए
ये हो गया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ये सारा का सारा फॉर्मूला जो है आपको एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा काम आने वाला है। ये इतना फॉर्मूला आपके बेसिक से लेके जितना एडवांस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला जो है, आप कहता है कि सर इसमें कुछ ग्राफ भी है क्या? आपका एडीएस अप्रोच में अगर ग्राफ से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा आपका ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन सी, इसके ऊपर से जाएगा एडी और इसके ऐसे करके जाएगा एस, और जहां पे सी वाई बराबर हो गया उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। याद है ना आपको सारा का सारा कुछ? ठीक है, आपको याद रखिएगा एस का जो है, एस का सेविंग इस प्रकार से आता है सेविंग का। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका सेविंग का ग्राफ हो गया, पूरा का पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना सारा फॉर्मूला था, है ना। इसके अलावा आई होप और कोई फॉर्मूला नहीं रह गया है। अच्छा, बजट का कुछ फॉर्मूला, बजट का, तो बजट में याद रखिएगा, बजट में आपका जब पूछेगा क्वेश्चन ना, तो बजट से पूछेगा आपको क्वेश्चन डेफिसिट निकालने के लिए। डेफिसिट में 3 डेफिसिट आप पढ़े हैं, है ना। या आपको पूछेगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर एक हो जाएगा टोटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल रिसिप्ट आप जानते हैं एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आता है, क्या क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से आपका टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपका डेफिसिट के बारे में पूछा जाए तो कहता है डेफिसिट का मतलब आप 3 डेफिसिट पढ़े हैं। 3 डेफिसिट कौन कौन सा? पहला को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आपका क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाता है क्या, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, कहता है फिस्कल डेफिसिट। कहता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कहता है कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, और इसमें टोटल रिसिप्ट में हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट। तीसरा हो जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तीसरा क्या हो जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या हो जाता है, कहता है आपका जो फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये आपका पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना सारा फॉर्मूला था आपको हम एक पूरा वीडियो में ये आपको रिवाइज करवा दिए। आपको सारे फॉर्मूले को एग्जाम में याद करके जाना है। इसी फॉर्मूले के सहारे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी एग्जाम देने वाले हैं कल, सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए कल और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। आप सालों भर तैयारी किए हैं और मेरे तरफ से सारे बच्चे को शुभकामनाएं एग्जाम की। अच्छा से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है।